हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, प्यारे प्यारे बच्चों कैसे हैं। उम्मीद करें बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आपका रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज नंबर 12 था और जिसका टॉपिक था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा मिशन है नीट 2025 के लिए अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिपेंड्स ऑन एनिमल्स। तो एनिमल्स के किस चीज पे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिपेंड करता है? तो उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। सिमेट्री नहीं बेटा, ऑर्गेनाइजेशन यानी टिश्यू लेवल पे है, ऑर्गन है कि ऑर्गन सिस्टम है। अगर सिंपल ऑर्गेनिज्म होगा जैसे कि अर्थवार्म यानी एनिलिडा तक, तो जनरल बॉडी सरफेस से ही गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। पहली बार रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से आया था बेटा? किंगडम फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हैबिटेट की बात करते हैं तो जैसे एक्वेटिक फॉर्म में गिल्स पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में लंग्स पाया जाता है, इसलिए बेटा हैबिटेट पे भी डिपेंडेंट होगा। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, टाइप ऑफ हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्लूरल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट। तो बताओ, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन। यहां तक तो लोग सोचेंगे ट्रू पूछ रहा है, लेकिन किसको छोड़ के, तो कहते हैं इनमें से कौन सत्य है, लेकिन किसको छोड़ के। तो छोड़ के जिसको पूछे वही बताना है, गलत बताना है कि कौन सी बात गलत है, बाकी सही है। तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कांटेक्ट विद द थोरैसिक लाइनिंग, सही है लाइन। इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कांटेक्ट विद द लंग सरफेस, ये भी बात सही है। प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन देम, बिल्कुल सही है। इट डिक्रीजेस नॉट इंक्रीजेस, तो बेटा यहां से हो जाएगा इट इज फॉर इट डिक्रीजेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। अब बेटा आउटर और इनर प्लूरल के बीच में एक निगेटिव प्रेशर होता है जिसको बोलते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर, दैट इज निगेटिव, दैट इज सक्शन टाइप। लंग्स के बीच के नहीं बोल रहे हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में, दैट इज कॉल्ड इंट्रा प्लूरल प्रेशर। और सर बच्चों, प्यारे बच्चों, इस प्रेशर को बोलते हैं निगेटिव प्रेशर, सक्शन टाइप है। शायद इसी रीजन के कारण आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इनर को अपनी तरफ खींचता है, जिस कारण से लंग्स पूरी तरह से कोलैप्स नहीं करती। कुछ ना कुछ हवा फोर्सेबल एक्सपायरेशन करने के बावजूद भी आपके लंग्स में बची रहती है, उस बचे हुए हवा को बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो गया फोर्थ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। गिल्स आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, सही बात है, एक्वेटिक फॉर्म में गिल्स पाया जाता है। लंग्स आर यूज बाय मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल, मोस्ट लगा है तो जिससे कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि भाई बायोलॉजी में एक्सेप्शंस होते हैं। और जब दो बातें सही होगी तो आंसर तो 4 होना ही था। मैमल्स में वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट। एम्फाइसीमा रिडक्शन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एल्वलाई, तो एल्वलाई का लंग सरफेस एरिया घट जाता है, जिसके कारण बेटा आपका रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज सरफेस एरिया घट जाएगा ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग्स एल्वलाई। आपको एक बात और याद होना चाहिए, यहाँ पे सिगरेट स्मोकिंग एक मेजर कॉज हो सकता है। निमोनिया बेटा बैक्टीरियल डिजीज होता है, आंसर तो मिल गया आपको क्योंकि करेक्ट पूछा था बीमारी, और ये होता है बेटा स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। फाइब्रोसिस, बेटा फाइब्रोसिस लंग्स में भी हो सकता है, बाकी जगह भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिख रहा है इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वलाई, इतना लिख के फाइब्रोसिस नहीं दिखाया जा सकता जब तक आपको ये वर्ड ना आए प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू ना बने तब तक फाइब्रोसिस नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वलाई तो ये भी बोल सकते हैं एल्वोलाइटिस, मतलब कि इन्फ्लेमेशन सूजन हो जाए आइटिस जुड़ के। तो इस कारण से आपका पहले और तीसरा में बढ़िया करेक्ट कौन हो जाएगा? पहला। अस्थमा एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ ब्रोंकियल म्यूकस, तो बेटा आपका अस्थमा में ब्रोंकाइटिस होता है, मतलब ब्रोंकाई का स्वेलिंग हो जाती है। अब जब इन्फेक्शन एलर्जिक बढ़ जाए तो म्यूकस का सेक्रेशन बढ़ जाएगा, लेकिन अस्थमा का आपको जब पूछा जाए तो क्लियर कट बताना पड़ेगा कि किसके कारण होता है। तो ब्रोंकाइल और ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल के इन्फ्लेमेशन से और वीजिंग स्वाइन दोनों वर्ड आना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा पहला। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वलाई ऑफ द लंग इज, तो लंग एल्वलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है बेटा आपका 104 मिलीमीटर ऑफ Hg, और जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में कितना था, तो एटमॉस्फेरिक एयर का था बेटा 159,
जैसे नीचे जाओगे तो 95 हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, और 40 और 40 हो जाएगा टिश्यू और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ठीक है, तो इक्वल टू दैट इन ब्लड, मोर देन दैट इन ब्लड, तो ब्लड के इक्वल नहीं रहा, ज्यादा ही रहेगा, तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका सेकेंड। व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ अवर लंग? वाइटल कैपेसिटी मतलब जो वर्किंग में है, बचा खुचा छोड़ के, तो वर्किंग में क्या था, नॉर्मल होता है टाइडल वॉल्यूम, एक्स्ट्रा इन करना क्या होता है IRV, और एक्स्ट्रा आउट करना क्या होता है ERV, तो जोड़ के क्या हो जाएगा बेटा आपका वाइटल कैपेसिटी। अगर इसमें हम रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ दें तो क्या हो जाता है बेटा टोटल लंग्स कैपेसिटी, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी में वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम कर दीजिए बचा खुचा वाला, तो हो जाएगा टोटल। तो भाई टोटल लंग्स कैपेसिटी में अगर हम क्या घटा दें, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नहीं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, तो बेटा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये डेटा ही नहीं है आपका। टोटल लंग्स कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम, आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ। या एक लाइन और बन सकता था, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी प्लस IRV या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस ERV, तो कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 97, a chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ion। सही है भाई, CO2 और हाइड्रोजन आयन के लिए हाईली सेंसिटिव होता है, जो एडजेसेंट टू रेस्पिरेटरी रिदम एरिया होता है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट लिखना चाहिए था, महत्व नहीं रखता, ये लिख रहा है सिग्निफिकेंट, तो गलत हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत, आंसर विल बी द सेकेंड, क्योंकि ऑक्सीजन को नहीं पता करना, बुराइयों का पता करना है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, एल्वलाई प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेटा दो साइड पे होता है, एक एल्वुलर और ब्लड, और एक ब्लड और टिश्यू के बीच में। एक्सचेंज पार्ट में आता है बेटा एक्चुअल डिफ्यूजन, और ये होता है एल्वुलाई विद देयर डक्ट, तो एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, ये भी बात सही है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में कहते हैं जो एक्स्ट्रा बाहर एक्सपायर करते प्लस बचा हुआ, तो ERV प्लस RV, ये भी सही है। 70% CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज अ बाइकार्बोनेट आयन, और RBC के जरिए होता है बेटा 20 से 25%, और डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा होता है 7%, तो चौथा गलत हो जाएगा, आंसर विल बी द 4। पैरासिम्पथेटिक न्यूरल सिग्नल डिक्रीजेज द रेट ऑफ हार्ट, तो बेटा सिंपैथेटिक बढ़ाएगा, पैरासिम्पथेटिक घटा के नॉर्मल लेके आएगा, ब्रेडिकार्डिया करवाएगा। एड्रेनलिन मेडुलरी हार्मोन कैन आल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, बिल्कुल एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन आपके ब्लड रेट, हार्ट रेट को बढ़ा देंगे, कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, तो दोनों बातें सही है, आंसर हो जाएगा फोर्थ। सिंपैथेटिक में मतलब सिंपैथी जब आपका इमरजेंसी सिचुएशन हो, फाइट फ्लाइट फियर, तो उस कंडीशन में सिंपैथेटिक काम करता है, और बॉडी को नॉर्मल लाने का काम करता है पैरासिम्पैथेटिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन, तो बेटा ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटाइमा या इंटरना, ये वेन और आर्टरीज में पाया जाता है, लेकिन आर्टरी की दीवार मोटी होती है, तो ट्यूनिका मीडिया थिक होती है आर्टरीज में, और थिन होती है वेन में। तो थिन पूछ रहा है तो क्या बोलोगे, वेन्स में। वेन के अंदर का ल्यूमन वाइडर होता है, लेकिन दीवारें पतली होती है। कैसे याद करोगे, तो याद करने का सिंपल सा तरीका है कि आप ऐसे कर लीजिए, आर्टरी से ब्लड पंप किया जाता है, हार्ट के जरिए आर्टरी में भेजा जाता है, तो प्रेशर ज़्यादा है तो झेलने के लिए दीवार मोटी होनी चाहिए। कैपिलरीज में सिर्फ और सिर्फ ट्यूनिका इंटाइमा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शन पोटेंशियल, तो बेटा राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में पाया जाता है ऐसे नोड से लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में पाया जाता है बेटा AV नोड। तो आपको देखिए कैसे स्टार्ट करना चाहिए था, ऐसे नोड आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए शुरू में ऐसे नोड खत्म हो गया, बगल में क्या आना चाहिए AV नोड, तो 2 ऑप्शन हुआ, लास्ट में क्या था परकिंजे, तो आंसर तो आपने निकाल लिया। लेकिन जिस दिन लैंग्वेज बनाएगा उस दिन मजा आएगा, ऐसे नोड किधर है, AV नोड किधर है, वहां से निकलेगा AV बंडल, कहाँ इमर्ज होगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और वहां से बाइफर्केट कर जाएगा बंडल ऑफ हिस, और एक राइट तरफ चला जाएगा और एक लेफ्ट तरफ, ऐसे सोचिएगा आप।
तो 101 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 102, तो 102 की बात करते हैं बेटा, विच आर द फॉलोइंग सेल्स विच प्ले अ रोल इन फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोटिक सेल होती है बेटा आपके मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल। तो मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस जो टिश्यू में पाया जाता है, ये ब्लड का पार्ट है, WBC का, ये होते बेटा फैगोसाइटिक। मोनोसाइट की परसेंटेज अगर पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा 6 से 8% है। न्यूट्रोफिल बेटा सबसे ज़्यादा तो 60 से 65%, और लिम्फोसाइट होते हैं बेटा 20 से 25%। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट बेटा एक ग्रेनुलोसाइट होते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 103, विच वेव ऑफ ECG रिप्रेजेंट रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन मतलब डायस्टोल, ओरिजिनल पोजीशन को आना, क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन क्या था, पोलराइज्ड, तो लास्ट में हो जाएगा टी वेव। ये हो गया एट्रियल सिस्टोल यानी एट्रियल डीपोलराइजेशन, QRS हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ST गैप है, तो आंसर हो जाएगा 103 का 4। चूज द इनकरेक्ट मैच। फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग में होता है, क्लॉथिंग नहीं क्लॉटिंग, और इनएक्टिव फॉर्म में होता है, हिपैरिन एंटीकोगुलेंट है। ग्लोब्यूलिन बेटा ए होता है, एल्ब्यूमिन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस। सेरोटोनिन बेटा वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, और हिस्टामिन होता है वैसो डायलेटर और ब्रांको कॉन्स्ट्रिक्टर। हिस्टामिन वाला भी याद होना चाहिए, एलर्जी में काम करता है, अस्थमा में निकलेगा तो क्या करेगा, ब्लड वेसल को तो डायलेट कर देगा, वैसो डायलेटर होगा, लेकिन ब्रोंकाई को क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट, तो क्या बोलेंगे, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में बेटा प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल गया, फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में बदल गया, तो आसान हो गया ना आपके लिए। देखिए प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदला तो यही थ्रोम्बिन आगे काम करेगा, तो फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन बदलने के लिए थ्रोम्बिन चाहिए, तो थ्रोम्बिन देखिए एक ही ऑप्शन में एलस्ट्रोम, तो इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, कितना आसान हो गया आपके लिए। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बदलने वाला एंजाइम का नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बो मतलब थ्रोम्बिन को, काइनेज मतलब एक्टिवेट कर देगा, कितना आसान हो गया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 106, इन द गिवन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड ऑफ टी वेव मार्क्स। तो टी वेव खत्म तो अगली साइकिल स्टार्ट, तो कहते हैं एंड ऑफ टी वेव मतलब कि सिस्टोल खत्म हो गया और अगली साइकिल का सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा यहां से पी से, तो एंड ऑफ सिस्टोल। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर हो जाएगा 4th। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज करेक्ट आंसर। मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही है भाई, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूवमेंट होता है, जब इंस्पायरेशन करना होगा लंग्स का प्रेशर कम, एक्सपायरेशन में लंग्स का प्रेशर ज़्यादा, तो ए आना चाहिए आंसर में। अब देखिए ए आने के साथ, अब देखिए ए करेक्ट में है तो ये दोनों चला गया, अब बी इनकरेक्ट में है तो बी पढ़ लेते हैं, अगर इनकरेक्ट होगा तो आंसर हो जाएगा 3rd, नहीं तो 4th। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड, इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम का, विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर इन डार्सो वेंट्रल एक्सिस। ये एक्सिस गलत कर दिया, डायफ्राम ऐसे होता डोम शेप्ड फ्लैट हो जाएगा, तो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस होना चाहिए था। अब बेटा चूंकि बी गलत हो गया, तो देखिए बी गलत आपका इसी ऑप्शन में है, कितना आसान हो गया आपके लिए क्वेश्चन, आप 2 ना पढ़ते तब भी चल जाता। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, रिब्स और स्टर्नम को बाहर खींचेगा, वॉल्यूम बढ़ा देगा। अब ये एक्सिस उल्टा लिख दिया है, ये क्या होना चाहिए था, डार्सो वेंट्रल। एवरी हेल्दी ह्यूमन 12 से 16 टाइम ब्रीथ करता है पर मिनट, तो ए और डी सही, बी और सी इनकरेक्ट। अ पर्सन हैज कार्डियक आउटपुट 5600 ml पर मिनट, स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 ml, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ हार्ट बीट इन 3 मिनट इन दिस पर्सन। 3 मिनट का पूछ लिया, अच्छा पहले 1 मिनट का निकाल लीजिए फिर उसको गुणा कर दीजिएगा। तो बेटा कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, लेकिन ये पर मिनट वाला है, यानी हार्ट बीट पर मिनट। चलिए कार्डियक आउटपुट कितना है 5600 ml, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70 ml, और ये हो गया हार्ट रेट लेकिन पर मिनट।
तो 0 0 गया 8, तो ये हो गया बेटा आपका 80 बीट पर मिनट। तो 3 मिनट में कितनी मार कर जाएगा? 8 3 24, 240 हार्ट बीट। आसान हो गया। ये 1 मिनट का है, लेकिन पूछा कितने गया बेटा? 3 मिनट का। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, बाकी आंसर आसान है, 3 से गुणा कर दीजिएगा। कंडीशन फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब भैया देखिए, ऑक्सीजन को अगर इससे टूटना है तो हीमोग्लोबिन के लिए दूसरे चीज़ों से प्यार बढ़ेगा। किससे? PCO2 क्या होना चाहिए? ज़्यादा। H+ आयन क्या होना चाहिए? ज़्यादा। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ज़्यादा। और PO2 क्या होना चाहिए? कम। लो PO2, हाई H+ आयन, हाई टेम्परेचर, हाई PCO2। तो सारी कंडीशन फेवरेबल हैं डिसोसिएशन के लिए। और एक कंडीशन पाई जाती है टिश्यू साइड पे। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका 109 का 4। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अगर पूछा जाए तो सारे नॉर्मल और एक्स्ट्रा दोनों जोड़ के आना चाहिए। क्या कर रहा है? ब्रीद आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। अब देखिए, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ब्रीद इन क्या कर सकता है? IRV प्लस TV। ये पूरा जोड़ के आ गया, नॉर्मल और एडिशनल। लेकिन आफ्टर नॉर्मल नहीं लिखा। आफ्टर नॉर्मल लिखा होता तो ये बेटा आपका हो जाता किस कैटेगरी में? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, उस कैटेगरी में। लेकिन यहाँ पर फोर्स्ड लिखा है तो आपको ERV लिखना पड़ेगा। तो ये बेटा वाइटल कैपेसिटी की कैटेगरी में आएगा। उल्टा भी कर सकते थे, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर फोर्स्ड इंस्पायरेशन। तो यहां पर हो जाता मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर फोर्स्ड इंस्पायरेशन। तो बेटा IRV प्लस TV प्लस ERV के कारण वाइटल कैपेसिटी की 2 लैंग्वेज बनते हैं, मैक्सिमम इन आफ्टर फोर्स्ड आउट या मैक्सिमम आउट आफ्टर फोर्स्ड इन। 2 लैंग्वेज बन देगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 111, मैच द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स विद एनिमल्स। चलिए मैच करके देखते हैं। गिल्स। तो बेटा गिल्स तो आपका मछलियों में होगा और एक्वेटिक में। तो क्या हो गया? 1 और 4 के साथ मैच कर गया। अब आइए आपको ऑप्शन में आना चाहिए। तो देखिए A1 है, A14 14, तो 2 ऑप्शन तो आपने उड़ा दिया। 14 14 वाला A बचा। अब B की मैचिंग कर लीजिए। B ट्रैकियल ट्यूब्स की बात कर रहा है। तो ट्रैकियल ट्यूब किस में आता है बेटा? इंसेक्टा ग्रुप में, कॉकरोच। तो B की मैचिंग होगी 3rd के साथ खाली। तो B 3rd तो एक ही ऑप्शन में है 1 4 के साथ, तो चौथा भी गलत हो गया। आंसर क्या हो गया? 2nd। क्या हो गया? 2nd। ठीक है ना। चलिए बाकी मैच कर देते हैं। लंग्स। लंग्स पाया जाएगा बेटा आपका रेप्टाइल में और बर्ड में, और मॉइस्ट कुटिकल पाया जाएगा अर्थवर्म में। तो पूरी मैचिंग कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड वेंट्रली बाय। तो वेंट्रली बेटा स्टर्नम, लैटरली रिब्स और डार्सली वर्टिब्रल कॉलम। तो वेंट्रली खाली पूछा तो आंसर आपको 2nd लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड बाय पूछता तो आंसर हो जाता बेटा आपका 4th। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वलाई टिश्यू एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन mmHg। तो एल्वलाई पहले एटमॉस्फेयर में होता 103, एल्वलाई में 40, टिश्यू में 45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40। तो 40 45 40 40 45 40 आंसर हो जाएगा 2nd। तो टिश्यू और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45, एल्वलाई और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 होता है। Lungs are made up of air-filled sac, the alveoli. They do not collapse even after forcible respiration because. अब यहां पे तो लिख रहा है कि हवा बची रह जाती है इसलिए कोलैप्स नहीं करता। लेकिन हवा क्यों बच रही है? हम क्यों नहीं बाहर फेंक पा रहे हैं उसको? ड्यू टू इंट्रा प्लूरल प्रेशर। वो भी कैसा होता है? नेगेटिव। लंग्स के अंदर नहीं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक प्रकार का अट्रैक्शन है। आउटर मेम्ब्रेन इनर को खींचती है, जिसके कारण से लंग्स पूरा पचकता नहीं, क्योंकि इनर प्लूरल मेम्ब्रेन लंग्स के कांटेक्ट में आता है
और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में रहता है? आपके थोरैसिक चेंबर के। तो आउटर वाला खींचा रहता है, ना ना दबना नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ हवा बची रह जाती है। नेम द ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो भाई जाहिर बात है, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट कहलाता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड पाया जाता है, ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व करता है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट से बनता है। क्वेश्चन नंबर 116, रेजिडुअल वॉल्यूम इज। तो रेजिडुअल वॉल्यूम बेटा आपका होता है 1100 से लेके 1200, ग्रेटर देन वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी बेटा 4600 ml हो सकता है, तो पहला तो होगा नहीं। टाइडल वॉल्यूम से ज़्यादा होगा क्योंकि ये 500 है, तो भैया आंसर हो जाएगा सेकेंड। टाइडल वॉल्यूम से कम नहीं होगा क्योंकि 500 होता है। IRV होता है बेटा आपका 2500 से लेके 3000 ml। तो सारे डेटा बेटा आपको याद होने चाहिए। Which of the following is carried correct for percentage of transport of medium? 3% O2 transport by plasma dissolve सही है, 70% बाइकार्बोनेट, 7% डिजॉल्व प्लाज्मा होना चाहिए था, गलत हो गया। 97% ऑक्सीजन बाय आरबीसी एज ऑक्सो हीमोग्लोबिन, 20 से 25 CO2 ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी यानी एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो 2 सही 2 गलत 3 सही, A, B एंड D। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 118, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो भाई नॉर्मल क्या एक्सपायर करते हो आप? टीवी, लेकिन मैक्सिमम एक्सपायर करने की क्षमता थी टीवी प्लस ईआरवी, तो ईआरवी भी बचा रहा। मैक्सिमम बाद जो बचा रहता था उसका नाम क्या था? आरवी, यानी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये नॉर्मल बाहर कर दिया आपने, तो फोर्सिबल वाला बचा प्लस फोर्सिबल के बाद भी जो बचता था वो, तो ईआरवी प्लस आरवी हो जाएगा। इसे बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। 2300 ml वाला डेटा सही हो जाएगा, क्योंकि ईआरवी की वैल्यू होती है 1100 से लेके 1200 और ईआरवी की वैल्यू होती है 1000 से लेके 1100 और 1100 से लेके 1200, यानी 2100 लेके 2300 के बीच में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन? तो आपको ऐसे याद होना चाहिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ बनेगा? एल्वेलाइल साइट पे। अगर बेटा अगर एल्वेलर साइट पे बनेगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा, बाकी सारी चीज़ें कम। तो हाई PO2, ऑक्सीजन ज़्यादा होना ही होना है, तो ये दोनों अपने आप उड़ गया, आंसर हो गया बेटा। बाकी चीज़ें कम, लो H+ आयन, लो टेम्परेचर, लो PCO2। H+ आयन और pH का रिलेशन आप अपने आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि H+ याद करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन? तो बेटा एक तो प्रेशर ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, साथ साथ सॉल्युबिलिटी और मेम्ब्रेन की थिकनेस, परमेबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी गैसेस, पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो एल्वेलाई और ब्लड वेसल के बीच में जब डिफ्यूजन होता है वहाँ पे 3 लेयर की थिकनेस होती है। स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलर वॉल, स्क्वैमस एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज और बीच का बेसमेंट सब्सटेंस। तो बेटा ये रहा डिस्कशन। इसके बाद आपको शैलेंद्र सर और अली सर कराएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले डिस्कशन में। अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि बेटा आप फरवरी ख़त्म होने वाला है, मार्च अप्रैल 2 ही महीना बचा है, फोड़ दो एकदम। और एरर्स को मिनिमाइज करिए और आप अपने टेस्ट को टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। बहुत ट्रिकी और बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना सीखिए, एरर को मिनिमाइज करिए। गोला जो फिल करते हैं उसमें टाइम कितना दे रहे हैं वो भी आप इस समय देखना स्टार्ट कर दीजिए। आप उस समय मोस्ट एक्टिव रहिए टेस्ट के समय, जिससे आपकी बॉडी उस हिसाब से ढल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। So hello everyone, now question number 121st. Match the types of WBC with their percentage in WBC. तो types of WBC. बेसोफिल्स का परसेंटेज सबसे कम है 0.5 to 1%। यहाँ पर सिंह सर का जो निमोनिक है नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना, ये हेल्पफुल है। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा, फिर लिम्फोसाइट्स, फिर मोनोसाइट्स, फिर एस्नोफिल्स, फिर बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स मैक्सिमम है WBC में, इनका परसेंटेज होता है 60 to 65%। देन लिम्फोसाइट्स इनका होता है 20 से 25%।
फिर मोनोसाइट्स इनका होता है 6 to 8%, फिर स्नोफिल्स इनका होता है 2 से 3% और बेसोफिल्स का है 0.5 to 1%। तो न्यूट्रोफिल्स हो गए यहाँ पर 60 to 65, एस्नोफिल्स हो गए 2 से 3, मोनोसाइट्स हो गए 6 से 8 और लिम्फोसाइट्स हो गए 20 से 25। सीक्वेंस भी याद रखना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। रीड द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग एंड चूज करेक्ट सीक्वेंस इन द ऑप्शंस। तो सबसे पहला इवेंट यहाँ पर क्या होगा और उसके बाद क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले है थ्रोम्बोकाइनेज, क्योंकि थ्रोम्बोकाइनेज ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन किसके प्रेजेंस में? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर कैल्शियम भी इन्वॉल्व होगा। इसके बाद थ्रोम्बिन जो होता है ये कन्वर्ट कर देता है इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। फाइब्रिन जो होगा ये मैश लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसमें फॉर्म्ड जो डेड एलिमेंट्स वगैरह है WBC प्लेटलेट्स वगैरह वो सब आकर के पूरा क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। तो स्टेप्स यहाँ पर हुए, सबसे पहले थ्रोम्बोकाइनेज, फिर कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, देन फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, देन फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। तो फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट एंड लास्ट में सेकंड। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। Now we move to other question, question number 123. In ECG, which one is responsible for depolarization of atria? तो ये P wave, ये QRS complex, इसके बाद ये T wave। तो P wave ये responsible होती है atrial depolarization, atria का contraction simultaneously होगा। QRS ये responsible होता है ventricular depolarization के लिए और T wave ये represent करता है repolarization of ventricles। तो P wave ये यहाँ पर हो गया एट्रियल डिपोलराइजेशन या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल सिस्टोल। क्यू वेव के शॉर्टली आफ्टर क्यू वेव ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन शुरू होगा। QRS कॉम्प्लेक्स ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के लिए। तो 123 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। सेकेंड हार्ट साउंड डब। तो फर्स्ट हार्ट साउंड इज लव एंड सेकेंड हार्ट साउंड इज डब एसोसिएटेड विद। तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो होती है ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स के क्लोजर की वजह से होगी और ये लाउडर होती है। इसके बाद सेमिलुनर वॉल्व्स ये क्लोज होते हैं और ये सेमिलुनर वॉल्व के क्लोजर से सेकेंड हार्ट साउंड। तो क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वॉल्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंड हार्ट साउंड और ये फर्स्ट हार्ट साउंड के लिए। 124 का करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? पर्सन ऑफ O ब्लड ग्रुप हैज anti-A and anti-B एंटीबॉडीज इन ब्लड प्लाज्मा। तो आरबीसी पर एंटीजेंस होते हैं और डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एंटीजन, कौन सा आरबीसी पर एंटीजन है उसी के बेसिस पर ये AB या O ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। तो जो O ब्लड ग्रुप है उसमें यहाँ पर एंटीजेंस एब्सेंट होंगे, कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ही एंटीजन A ना एंटीजन B। लेकिन इसका जो प्लाज्मा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स और उसके अलावा यहाँ पर जो प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट है ब्लड में इसमें प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडीज और यहाँ पर एंटी ए भी होगा और एंटी बी भी होगा। तो ये सही दिया हुआ है। एबीओ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन इन ब्लड प्लाज्मा। ये ब्लड प्लाज्मा में नहीं, एंटीजेंस कहाँ होते हैं? ये आरबीसी के सरफेस पर होंगे। ए या बी, अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो दोनों, अगर ए है तो सिर्फ ए, बी है तो सिर्फ बी। पर्सन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ए बी पॉजिटिव जो होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। पर्सन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। तो ये सही है। आंसर होगा यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया था सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। मैचिंग टाइप का क्वेश्चन। बेसोफिल्स, बेसोफिल्स किस में हेल्प करेंगे? तो ये केमिकल्स रिलीज करते हैं हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, जिसमें से हिस्टामिन और सेरोटोनिन ये इन्फ्लेमेशन, सेरोटोनिन जो होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए और हिस्टामिन ये प्रो इन्फ्लेमेटरी।
वैसोडाइलेटर भी होता है। न्यूट्रोफिल्स का काम क्या है, तो ये फेगोसाइटोसिस में हेल्प करेंगे, सेल ईटिंग में हेल्प करेंगे, फॉरेन एंटीजेंस वगैरह को इंगल्फ करते हैं। प्लाज्मा सेल्स, जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो प्लाज्मा सेल्स में चेंज होती है और ये बनाती हैं एंटीबॉडीज। प्लेटलेट्स जो होते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। तो आंसर हुआ यहाँ पर ए इज फर्स्ट, बी इज थर्ड, सी इज फोर्थ एंड डी इज सेकेंड। 126 is first. Now we move to other question. Question number 127. Which of the following is incorrect? यहाँ पर incorrect statement बताना है। Deposition of calcium, cholesterol, fibrous tissue, fatty substance, ये सब deposition health में जरूरी है coronary artery में atherosclerosis के लिए, तो ये सही है। एंजाइना कॉमनली अकर ड्यूरिंग मिडिल एज एंड एल्डरली, जो एक्यूट चेस्ट पेन होता है एंजाइना कहलाएगा, मिडिल एज और एल्डरली में कॉमन है, सही है। 120/80 इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो ये भी ठीक है। 140/90 से अगर ज्यादा होगा तब इसे हाइपरटेंशन लेबल किया जाएगा। When heart muscle suddenly damaged by an inadequate blood supply is called heart failure. तो heart failure जो होता है ये pumping failure है। When heart is not able to pump blood. When heart muscle suddenly damaged by inadequate blood supply, तो ये होगा heart attack. तो आंसर यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट यहाँ पर होगा 4, 127. Now we move to other question. Question number 128. Erythroblastosis fetalis can be avoided by administering. तो इसमें दिया जाता है जस्ट आफ्टर डिलीवरी anti-RH एंटीबॉडीज। ये anti-RH एंटीबॉडीज क्या करते हैं, जो RH पॉजिटिव फीटल सेल्स हैं इनको ये डिस्ट्रॉय करेंगे, जिसकी वजह से मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो सेंसिटाइजेशन से बच जाएगा, उसमें जो एंटीबॉडीज बनने थे वो नहीं होगा, तो ये सेंसिटाइजेशन को प्रिवेंट करेगा एंटी-RH एंटीबॉडीज। आंसर हुआ यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप सेल्स लैक न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ मैमल्स? तो ई न्यूक्लिएशन, जब मैच्योर हो जाता है आरबीसी तो वहां पर ई न्यूक्लिएशन होगा, बाइकॉन्केव शेप होगा, डिस्क शेप सब, और ये हेल्प करेगा ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए, ज्यादा से ज्यादा स्पेस यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए अवेलेबल होगी। तो आंसर हुआ यहाँ पर एरिथ्रोसाइट्स। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 130. क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट, तो पी वेव ये एक्सियल डिपोलराइजेशन के लिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये यहाँ पर पी वेव, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और इसके बाद फिर ये टी वेव। तो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल या फिर कॉन्ट्रैक्शन। तो डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स इसके लिए होगा टी वेव। Now we move to other question. Question number 131. Which of the following is correct of A? A में के लिए क्या सही है, तो ये एल्वियोलर एयर दिखाया गया है और ये यहाँ पर रिच ब्लड सप्लाई, ये ब्लड लेकर के आ रहा है, इधर से ये ब्लड रिमूव हो रहा है। तो ए में एल्वियोलर एयर में 104/40 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है 104 mm ऑफ Hg। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है 40 mm ऑफ Hg। और यहां पर ये ब्लड सप्लाई, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहां पर कितना, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 45। तो 45 से किधर हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, और ऑक्सीजन इधर से इधर ब्लड में आ जाएगी।
तो ये आंसर यहाँ पर सही हुआ 40 एंड 104 and 40. Third, now we move to other question. Question number 132. Given below are two statements labeled as assertion and reason. Thrombins in turn are formed from inactive substance present in plasma called prothrombin. तो ये सही है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है और इसके लिए जरूरी होगा थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स. An enzyme complex thrombokinase required for changing prothrombin to thrombin. तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि कन्वर्जन हो क्यों रहा है, तो थ्रोम्बोकाइनेज प्रेजेंट है इस वजह से. तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. 132 का करेक्ट आंसर होगा 4. Now we move to other question. Question number 133. Given below are two statements, assertion and reason. Pneumotaxic center. तो ये पॉन्स और ये मेडुला. मेडुला में यहाँ पे डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी. डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप फॉर इंस्पायरेशन और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ये इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन दोनों के लिए. और यहाँ पर पॉन्स में यहाँ पर प्रेजेंट है न्यूमोटैक्सिक सेंटर. ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है ये निगेटिव स्टिमुलस भेजता है किसको, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को. और चूंकि ये इंस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये इसको इनिबिट करेगा. तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन, सही है. न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये भी सही है. लेकिन ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है कि यहाँ पर क्यों है. तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट. 133. Now we move to other question. Question number 134. Given below are two statements. The maximum volume of air a person can breathe in after forced expiration is called functional residual capacity. तो forced expiration ये tidal volume हो गया. tidal volume के बाद ये forced inhalation हो गया. तो maximum volume of person can breathe in ये forced exhalation. तो फोर्स्ड एक्सेलेशन के बाद जो मैक्सिमम इनहेल की जाएगी इसको बोला जाता है वाइटल कैपेसिटी. तो यहाँ पर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी गलत दिया हुआ, ये हो गया वाइटल कैपेसिटी. द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स्ड इंस्पायरेशन इज कॉल्ड एक्सपायरेशन कैपेसिटी, ये भी गलत है. फोर्स्ड इनहेलेशन के बाद हम यहाँ पर होंगे और जो इतना मैक्सिमम एक्सेल किया जाएगा इसको भी फिर से वाइटल कैपेसिटी ही बोला जाता है. तो वाइटल कैपेसिटी को दो तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, एक फोर्स्ड इनहेलेशन के बाद और एक फोर्स्ड एक्सेलेशन के बाद कितना इनटेक कर सकते हैं. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट. 134 इज फर्स्ट. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. 135. Given below are two statements. Those statements है respiratory rhythm center is primarily responsible for regulation of respiration and present in pons region of brain. तो respiratory rhythm center ये primarily responsible है किसके लिए, regulation of respiration के लिए. और pons region ये गलत है. respiratory rhythm center कहाँ पर है, मेडुला में. dorsal respiratory group and ventral respiratory group or specialized center present in the medulla region of the brain is called pneumotaxic. ये pneumotaxic होना चाहिए था pons. तो both statement 1 and 2 यहाँ पर भी गलत दिए हुए. 135 is first. Now question number 136. tidal volume plus यहाँ पर expiratory reserve volume जो हम लोग forcefully exhale करते हैं ये कहलाएगा expiratory capacity. ठीक है. रेसिडुअल वॉल्यूम इसके बाद जो बचा रह जाएगा वो हो गया रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस ईआरबी प्लस टीवी और इसके ऊपर जो फोर्सफुली और एक्सेल कर सकते हैं इसको बोला जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो ये चारों मिलकर के हो गए टोटल लंग कैपेसिटी. ठीक है. ईआरबी प्लस आरबी ये और ये दोनों मिलकर के होंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद जो एयर बची रह जाएगी वो हो गई फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. तो 1 2 3 A is 1, B is 2, C is 3rd.
Now we move to other question. Question number 137. Which of the following match is wrong regarding transport of gases during respiration? The transport of gases 97% oxygen, 20 to 25% CO2 आरबीसी में। तो आरबीसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 20 से 25%, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके 97%, ये सही है। प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेज में 3%, ये भी ठीक है। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में सोडियम बाइकार्बोनेट प्लाज्मा के थ्रू ये 70% CO2 जाती है, ये भी ठीक है। डिसॉल्व इन प्लाज्मा ये 3% नहीं, यहाँ पर ये होना चाहिए था 7%। तो इनकरेक्ट पूछा गया, रॉन्ग होगा यहाँ पर 4th। Now we move to other question. Question number 138. Function of systemic circulation include. तो systemic circulation में क्या provides nutrients and oxygen supply to tissues. तो left ventricle से शुरू होगा, left ventricle से body tissues, उल्टा, और फिर उससे arteries जो निकलेंगी body tissues, और इसके बाद यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे ये पहुंचाए जाते हैं राइट एट्रिया में। तो टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम टिश्यूज अवे फॉर एलिमिनेशन, ये भी ठीक है। टेक्स न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन फ्रॉम टिश्यूज, तो टिश्यूज से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेकर पहुंचाएगा, यहाँ से लेकर के नहीं जाएगा, तो ये गलत है। तो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। फंक्शन पूछा गया, तो 138 इज 4th। Now we move to other question. Question number 139. Mark the odd one out with respect to categories of WBC. तो WBC white blood corpuscles दो कैटेगरी है यहाँ पर, एक है ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरी है ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल्स और बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स, और यहाँ पर ये तीनों दिए हुए, तो ये क्या हो गए, ये हो गए हमारी ग्रैनुलोसाइट्स, और यहाँ पर क्या हो गया, ये ए ग्रैनुलोसाइट्स में कौन कौन से, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो 2 कैटेगरीज, ऑड वन आउट यहाँ पे कौन सा हो गया, ये लिम्फोसाइट्स, क्योंकि बाकी सारे क्या दिए हुए हैं, ग्रैनुलोसाइट्स दिए हुए हैं। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 140। मिट्रल वॉल्व फॉर्म बिटवीन, तो मिट्रल वॉल्व भी ऐसी को बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। तो ये बी से बाई मतलब बाएं तरफ, तो बाएं तरफ लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड, और पूछा गया बाइकस्पिड मिट्रल वॉल्व, तो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। 140 is second. Now we move to other question. 141st. Which is a wrong statement? इनमें से कौन सा रॉन्ग है, तो ECG has no clinical importance, ये गलत है। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, यह हार्ट में जो एबनॉर्मलिटीज हैं उनको डिटेक्ट करने में हेल्पफुल है। कार्डियक अरेस्ट इज व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, तो ठीक है, जब हार्ट बीट नहीं करेगा तो इसको बोला जाएगा कार्डियक अरेस्ट। दूसरा टर्म है यहाँ पर हार्ट फेलियोर, ये पंपिंग फेलियोर है, हार्ट फेलियोर। फिर इसके बाद है यहाँ पर हार्ट अटैक, यहाँ पर सडन मस्कुलर डेथ ड्यू टू inadequate oxygen supply. Spleen is the graveyard of RBC in body, जो डैमेज RBC है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय होती है, ग्रेवयार्ड है, ठीक है। एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स, ये इमरजेंसी हार्मोन्स है, एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन, और ये डिक्रीज नहीं, ये सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, तो ये कार्डियक आउटपुट वगैरह को बढ़ाएंगे, हार्ट रेट को बढ़ाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे। तो बी एंड सी ये सही है, ए और डी यहाँ पर गलत है। तो थर्ड हुआ ए एंड डी। 141st।
Now we move to other question. Question number 142. A molecule of hemoglobin carries how many oxygen atoms? तो यहाँ पर एटम्स पूछे गए. हीमोग्लोबिन, एडल्ट हीमोग्लोबिन की अगर बात की जाए, मोस्ट कॉमन यही है, मैक्सिमम परसेंटेज में भी यही है. तो 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स, हीम प्लस ग्लोबिन, और इसमें ग्लोबिन के साथ 2 हीम यहाँ पर होंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप, और 2 हीम यहाँ पर भी, और हीम में 2 फेरस एटम, 2 फेरस यहाँ पर भी, और एक फेरस जो होता है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से. तो 2 फेरस हो गए 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, 2 ऑक्सीजन एटम हो गए कितने, 8, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ये एटम 8. तो 142 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड. नाउ वी मूव टू अदर. विच न्यूरल सिग्नल्स डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट? कौन से न्यूरल सिग्नल्स हैं जो हार्ट बीट की रेट को डिक्रीज करेंगे? तो डिक्रीज करेंगे जब एक्टिविटी कम हो रही होगी, रेस्टिंग स्टेज होगी, और यहाँ पर काम करता है पैरासिम्पैथेटिक. तो न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व ये इंक्रीज करते हैं हार्ट रेट को, रेस्पिरेटरी रेट को, प्लस स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को. न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द पैरासिम्पैथेटिक नर्व, ये सही है. हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल मेडुला, अभी हम लोगों ने देखा था एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन, ये इंक्रीज करने का काम करेंगे. तो 143 इज सेकंड. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. 144. विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स, अबाउट 60 to 65% of total WBCs, and basophils are the least, about 0.5 to 1%. तो ये ठीक है. अभी हम लोगों ने इसका क्वेश्चन किया था पूरा सीक्वेंस. The T wave represents the return of the ventricles from excited to normal state. तो T wave यहाँ पर ventricular repolarization, मतलब excited to normal सही दिया हुआ है. P wave represents repolarization, ये repolarization नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था depolarization. A healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood. तो ये भी सही है, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर होगा 144 इज थर्ड. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 145. विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? ट्रैकिया इज a straight tube extending up to the mid abdominal cavity. तो ये मिड एब्डोमिनल कैविटी की, ये मिड थोरैसिक कैविटी, 5th थोरैसिक वर्टिब्रा पर ये बाइफर्केट कर जाता है. प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 प्लूरल मेम्ब्रेन, मिनिमम क्वांटिटी में होता है, फ्रिक्शन वगैरह से बचाएगा, सही है. thoracic chamber is dorsally formed by vertebral column, dorsal side मतलब बैक साइड पे vertebral column से लाइंड है, सही है. ये we cannot directly alter the pulmonary volume, हम लोग thoracic cage का वॉल्यूम चेंज करते हैं, तो ये भी यहाँ पर सही है. और चूंकि दोनों एयर टाइट कैविटी, दोनों एक दूसरे के अंदर है, पल्मोनरी वॉल्यूम, अगर थोरैसिक वॉल्यूम चेंज होगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. तो बी सी डी यहाँ पर सही था, ए इनकरेक्ट. आंसर होगा 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 146. विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? लोअर इन्वर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सीडेंटेट्स, फ्लैगवर्म्स etc. exchange oxygen with carbon dioxide by simple diffusion over their entire body surface. तो जनरल बॉडी सरफेस से होता है गैसेस एक्सचेंज, सही है. लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड thoracic cavity which divides at the level of 5th thoracic vertebrae into right and left primary bronchi, फिर secondary bronchi, फिर tertiary bronchi. तो ये सही है यहाँ पर. Partial pressure of oxygen is a major factor which could affect binding of CO2 with hemoglobin. तो CO2 की बाइंडिंग को कौन अफेक्ट करेगा? हीमोग्लोबिन के साथ. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये सही है. तो आंसर होगा यहाँ पर इनकरेक्ट, नन ऑफ दीज. नाउ क्वेश्चन नंबर 147. व्हाट इज इट करेक्ट फॉर ब्लड ग्रुप O? तो O ब्लड ग्रुप के लिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो नो एंटीजेंस बट बोथ एंटी A एंड एंटी B एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट. तो O ब्लड ग्रुप में
एंटीजेंस नहीं होंगे बट एंटी-बी और एंटी-बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, सही है। ए एंटीजन एंड बोथ एंटी, ये गलत हो गया। एंटीजन एंड एंटीबॉडी बोथ एब्सेंट, गलत। ए एंड बी एंटीजेंस एंड एंटी-बी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, गलत। तो ब्लड ग्रुप ओ जो होगा वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एंटीजेंस जो आरबीसी के सरफेस पर होते हैं वो यहाँ पर एब्सेंट है, ना ही ए प्रेजेंट है ना ही बी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एंटीजेंस आर एब्सेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, लेकिन जो प्लाज्मा होगा इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो एंटी ए भी है, एंटी बी एंटीबॉडीज भी है। स्टेटमेंट सही हुआ फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। Given below are two statements. Every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 5 ml of carbon dioxide to the alveoli. तो बॉडी टिश्यू से लेकर के एल्वेलाई पर जाएगा, लेकिन ये 5 ml नहीं, यहाँ पर 4 ml होना चाहिए था। कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन अमाइनो ग्रुप से कंबाइन करता है, ये सही है, इसीलिए इसको कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता है तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। तो ये सही है और ये गलत। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 149। Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of oxygen. ये सही है, घुलनशीलता इसकी ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड की। Amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of oxygen. इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है 5 mm का डिफरेंस होने पर भी यहाँ पर आसानी से 104-40 और जो ब्लड यहाँ पर आ रहा है इसका 40 और 45, तो 45 से 40 की तरफ आसानी से चली जाती है, जबकि सिर्फ 5 mm Hg का डिफरेंस है और यहाँ पर 64 का डिफरेंस है, तब ये यहाँ पर आ पाता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन और इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्चुअली ये वाला असर्शन होता और ये रीजन होता तो सही था। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 150। फॉलोइंग गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स, तो डायफ्राम यहाँ पर डोम शेप दिखाया गया और डोम शेप कब होगा? रिलैक्स स्टेट में। जब ये कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट में आता है तो ये फ्लैट होगा और यहाँ पर रिब केज भी नीचे की तरफ आ रहा है, एयर बाहर जा रही है, तो ये एक्सपायरेशन एक्सलेशन। डायफ्राम रिलैक्स्ड, इंस्पायरेशन, बोथ 1 and 2 बोथ। आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। सो आई हैव कवर्ड माय पोर्शन। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। नाउ फर्दर डिस्कशन विल बी कैरिड बाय माय फेलो पार्टनर डॉक्टर एलिस सर। थैंक यू। हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 150 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं। मैं आपको 151 से 180 तक कराने आया हूं और आपको पता है हम लोग पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं आरबीटीएस 12 का। चलिए, लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन 151। वन कार्डियक साइकिल इज कंप्लीटेड इन 0.8 सेकेंड। बिल्कुल बात सही है और आपको पता है इसमें ज्वाइंट डायस्टोल होता है, ऑरिकुलर सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड, ऑरिकुलर सिस्टोल 0.1 सेकेंड और वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड। इस व्याप पर आपके पास पूरी कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकेंड लगते हैं। आपको दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, ये बात सही है। आपका एट्रियल डीपोलराइजेशन इज रिप्रेजेंट बाय टी वेव। तो आपको ये बात गलत है क्योंकि एट्रियल डीपोलराइजेशन आपको पी वेव रिप्रेजेंट करेगा, जबकि टी वेव बताता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के बारे में। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के बारे में बताएगा। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 and 2, 1 आपके पास सही है, दूसरा गलत है। इस तरह से आंसर सेकंड बनेगा। अगला क्वेश्चन देख लो 152। आप इस ब्लड वेसल के सेक्शन को देखिए। ल्यूमेन जिसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है, जिसका ल्यूमेन ज्यादा उसका ब्लड प्रेशर कम और वो होगा वेन। और वेन में जो ट्यूनिका मीडिया होती है, जो ट्यूनिका मीडिया है
वो आपके पास थिन होगी या थिक? ट्यूनिका मीडिया थिन होती है तभी तो ल्यूमेन ज्यादा है, तभी ल्यूमेन क्या है? ज्यादा। और जबकि आपके पास कहा जाए कि यहां पर ल्यूमेन कम है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि जो ट्यूनिका मीडिया है, जिस ट्यूनिका मीडिया जो है वो क्या है? थिक है। और ऐसा आपको कहां दिखाई देगा? आर्टरीज में। किस में दिखाई देगा? आर्टरीज में। और आर्टरीज में तभी कहते हैं ब्लड प्रेशर ज्यादा होता वेन्स के कंपैरिजन में। तो ए आर्टरी है, गलत है, ए तो वेन है। ए वेन है, ट्यूनिका मीडिया इज थिक है, वेन में ट्यूनिका मीडिया थिक नहीं होती, थिन होती है। आपके पास बी आर्टरी है, बी आर्टरी है, ठीक है, ट्यूनिका मीडिया थिक है एज कंपेयर टू वेन। आंसर थर्ड बनेगा, जबकि बी वेन नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देख लो, लिखा हुआ है ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि मसल को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए जो स्टिमुलस, जो पेस चाहिए, अगर वो नर्व के जरिए न्यूरॉन से आता है, तो सॉरी नर्वस सिस्टम से आता है न्यूरॉन के जरिए, तो वो न्यूरोजेनिक कहलाएगा। हमने कहा कि अगर वो अपनी करंट को खुद पैदा कर लेता है, ऑटो एक्साइटेबल कहलाता है, तो ऐसी मसल कहलाई जाती है मायोजेनिक। और ऐसा काम करते हैं स्पेशल कार्डियक मसल फाइबर, जिसे हम नोडल टिश्यू कहते हैं। देखिए लिखा द नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, so it is auto excitable and is responsible for maintaining the rhythmic contractile activity। बिल्कुल बात सही है, रीजन सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, और इस तरह से आंसर आपका 4 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 154। 154 क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए फिर से एसेंशन और रीजन है, लिखा हुआ है हार्ट फेल्योर इज नॉट द सेम ऑफ कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। बिल्कुल बात सही। हार्ट फेल्योर का मतलब है कि हार्ट अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहा, जो कि होता है पंपिंग, जो कि होता है हर ऑर्गन तक ब्लड को सफिशिएंटली पहुंचा देना। अगर वो नहीं कर पा रहा किसी न किसी तरह के ब्लॉकेज की वजह से, तो आपको यहां पर हार्ट फेल्योर देखने को मिलेगा। और अगर हार्ट अचानक से काम करना बंद कर दे तो उसे हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। जबकि हार्ट अटैक में इनएडिक्वेट ब्लड की सप्लाई की वजह से हार्ट वॉल डैमेज हो जाती। तीनों में लगभग अंतर है। अगर वो आपसे कहा जाए हार्ट फेल्योर में साइन क्या होता है जिससे आप ये 100% कह लोगे कि हार्ट फेल्योर है, तो कंजेशन ऑफ लंग्स देखने को मिलेगा। तो लिखा हुआ है हार्ट फेल्योर, हार्ट मसल सडनली डैमेज बाई इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। ये रीजन ही गलत हो गया, ये हार्ट फेल्योर के लिए बात नहीं है। ये जो लिखी है रीजन, वो हार्ट अटैक के लिए लिखा हुआ है। किसके लिए लिखा है? हार्ट अटैक के लिए। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, और आंसर आपका 154 का सेकंड हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखा हुआ है आर्टरीज आर थिन वॉल्ड। आर्टरीज बिल्कुल थिन वॉल्ड नहीं होती, गलत बात है। आर्टरीज तो थिक वॉल्ड होती हैं। कैसी होती हैं? थिक वॉल्ड होती हैं एज कंपेयर टू वेन। और फिर लिखा एंजाइना जो होता है एक्यूट चेस्ट पेन when the blood circulation in the brain to the brain is reduced to the heart is reduced। तो आपको ये बात पता है कि दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? गलत। और दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए तो बताइए आंसर क्या बनेगा? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। आंसर बन गया 4, सॉरी 1। आंसर क्या बन गया? 1। अगला 155 के बाद 156 लिखा हुआ है पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी कैन डोनेट ब्लड टू पर्सन विद सेम ब्लड ग्रुप अंडर द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। आपको पता है ए बी ब्लड ग्रुप वाले के पास ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी नहीं होते। इस तरह से अगर एंटीजन है तो किसी और अदर ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे ही नहीं सकता, बस सिर्फ दे सकता है उसे जिसके पास ए बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट हो, मतलब ए बी वाले को ही। इसका मतलब ये ले तो हर किसी से ब्लड सकता है, लेकिन दे सिर्फ सेम ब्लड ग्रुप वाले को ही दे पाएगा। इसका मतलब आपकी बात ये लाइन सही है, और तभी हम इसे कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। कैल्शियम आयन प्ले करता है वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, ये बात बिल्कुल सही है। कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विटामिन के भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और थ्रोम्बोकाइनेज जैसा एंजाइम भी। तो स्टेटमेंट दोनों सही हैं, और दोनों सही हैं तो आंसर 156 का 4 हो जाना है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देख लो। लिखा हुआ है रीड द गिवन फिगर
एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इस फिगर को देखकर करेक्ट ऑप्शन आप बता सकते हो। तो यहां पर बी के बारे में बताना और ए के बारे में। अगर बी आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड रख रहा है, कैसा ब्लड रख रहा है? ऑक्सीजनेटेड, तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 mm ऑफ Hg होगा। अगर यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यहां पर 40 mm ऑफ Hg होगा। तो ए की जगह 40 और बी की जगह 95, ए की जगह यहां पर 40 और बी की जगह 95, ए 40 बी 95, पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है। जबकि ए 45 नहीं होगा और यहां पर ए 40 है, ये तो सही है, लेकिन बी 104 लिखा हुआ गलत, ए 45 होगा नहीं। आंसर इस तरह से 157 का 1 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 158 लिखा हुआ, रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेंटर इन द ब्रेन। वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड सेंटर कैन रिड्यूस द इंस्पायरेटरी ड्यूरेशन अपॉन द स्टिमुलेशन। तो आपको यह बात पता है कि अगर आपके पास कंडीशन हो जाए ब्लड में CO2 और H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो इसे ये सिग्नल पहुंच जाता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर पर। और न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो आपके डीआरसी का काम, जो डीआरसी का काम है मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो डोर्सल साइड पाया जाता है उसे या तो कम कर देता है या ऑफ तक कर देता है। कहने का मतलब इंस्पायरेशन के टाइम को रिड्यूस करने वाला कौन सा सेंटर? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कि पोन्स में प्रेजेंट होता है। इसमें प्रेजेंट है पोन्स में, तो ये सेरिबेलम नहीं, एमिगडाला नहीं, एसोसिएशन एरिया नहीं, आंसर हो जाएगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अगला आपके पास लिखा है, इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। आपको पता है कि अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घट जाएगा तभी आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा और गैसें ज्यादा प्रेशर की से कम प्रेशर की तरफ आती हैं। इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को कम रखना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव रखना पड़ेगा, तभी गैसें मतलब एटमॉस्फेयर से लंग्स में आएंगी और प्रोसेस इंस्पायरेशन कहलाएंगी। इसका मतलब या आपके पास इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए, ये बात सही है। ज्यादा होना चाहिए, गलत। आपके पास इक्वल होना चाहिए, गलत। पॉजिटिव होना चाहिए, गलत। क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो कितना नेगेटिव? कहा जाता है -1 से -3 mm ऑफ Hg विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आंसर आपके पास 151 का फर्स्ट हो जाएगा। अगला देखिए 160, प्लाज्मा कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। तो प्लाज्मा के पास मिनरल्स भी होते हैं, आपको पता है, सोडियम भी हो जाएगा, कैल्शियम भी, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी, क्लोराइड आयन भी, आंसर ऑल हो जाएगा। अगर पूछा जाए इन सब में सबसे ज्यादा कौन होगा तो वो होगा सोडियम, ठीक है। और इसके बाद पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन होगा तो नाम होगा क्लोराइड का। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर। अगर क्रोमोसोम का मूवमेंट होकर वो इक्वेटर की तरफ मूव कर रहे हैं, मेटाफिजिक प्लेट बना रहे होंगे, तो ए का क्या हो जाएगा? सेकेंड। सेंट्रोमियर स्प्लिट, तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग कहां होगी तो वो होगा एनाफेज में। आपके पास फर्स्ट हो गया पेयरिंग बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये होगी साइनेप्सिस, और साइनेप्सिस के दौरान बाइवेलेंट का फॉर्मेशन, ये हो जाएगा जाइगोटीन में। और क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो आपके पास क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा पैकाइटीन में, और ये हो जाएगा आपका थर्ड। इसका मतलब सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, आंसर पहला बन गया है। अगला देखिए, लिखा हुआ है चूज इनकरेक्ट मैचिंग फॉर फंगस। फंगस के लिए आपको इनकरेक्ट मैचिंग बतानी। लिखा हुआ है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन आता है, फिजन आता है, लेकिन बेसिडियोस्पोर नहीं आता। बेसिडियोस्पोर तो सेक्सुअल स्पोर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सेक्सुअल स्पोर। फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, ए प्लानोस्पोर, ये सही दिख रहा है। और सेक्सुअल आपके पास रिप्रोडक्शन में एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, और यहां पर ऊ स्पोर भी लिख सकते थे। ये सब आपके पास सेक्सुअल स्पोर कहलाते हैं और वो मियोसिस से बनते हैं।
तो आपको पता है कि ये दोनों बातें सही है, इनकरेक्ट निकालना था तो फर्स्ट हो जाना है। 162 का फर्स्ट हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत मुझे तो नजर नहीं आ रही। ठीक है, अगला देखिए 163, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट विद रिगार्डिंग टू द फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा के रिगार्डिंग आपको गलत बात बतानी। बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल और स्पॉन्जन फाइबर। बिल्कुल बात सही है, इसका जो बॉडी का एक्सोस्केलेटन है वो स्पिक्यूल और स्पॉन्जन फाइबर से बना हो सकता है। फिर लिखा है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, यहीं पर बात गलत है। फर्टिलाइजेशन पोरीफेरन में इंटरनल होता है, हालांकि डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, ये सॉरी इनडायरेक्ट होता है। ये बात सही है लेकिन ये बात गलत है। फिर लिखा है स्पॉन्जन हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, ये सही है। और वाटर कैनाल सिस्टम हेल्प करेगा फूड की गैदरिंग में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में। फिर लिखा क्वानोसाइट और कॉलर सेल जो होती है स्पॉन्जोसील कैविटी की कैनाल को लाइन करती है और यही कैरेक्टरिस्टिक सेल है पोरीफेरेंस की। और ये फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं जो वाटर की डायरेक्शन को एक डेफिनेट वे में बनाकर रखेंगे, है ना। उसी के ब्याप पर बनेगा एक वाटर कैनाल सिस्टम। गलत बात बतानी थी तो 163 का सेकंड लग रहा है। ठीक है बेटा, अगला 164, रूट मॉडिफाइड फॉर रेस्पिरेशन इन राइजोफोरा। राइजोफोरा में इन्हीं रूट को हम रेस्पिरेटरी रूट कहते हैं। और ये जो रेस्पिरेटरी रूट होती हैं, ये रेस्पिरेटरी रूट जो होती हैं वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होती हैं क्योंकि ये जमीन से बाहर आ जाती हैं, और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, जमीन के अपोजिट चलती हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि रेस्पिरेटरी रूट के बारे में पूछ रहा है ये मॉडिफिकेशन किसका है, तो ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, क्योंकि टैप रूट के मॉडिफिकेशन आपके पास 3 देखने को मिल जाते हैं। टैप रूट के मॉडिफिकेशन में आपको नोड्यूल के फॉर्मेशन वाली टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। रेस्पिरेटरी रूट आपके पास जो भी होगी वो आपके पास कौन होगा, वो भी आपके पास टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। तो आपके पास यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, फर्स्ट टैप रूट का मॉडिफिकेशन। अगला आपके लिखा है अमीनो एसिड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अमीनो ग्रुप, और एसिडिक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑन दी सेम अल्फा कार्बन। तभी ऐसे अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड ही जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं, और इन्हीं को हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं, जिसमें एक ही कार्बन पर जुड़ा होता है एसिडिक ग्रुप COH, उसी पर जुड़ा होता है अमीनो ग्रुप। ऐसे कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। एक पर जुड़ेगा R, एक पर जुड़ेगा H, और यही कहलाएंगे अल्फा अमीनो एसिड, जो कि होते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड अल्फा। अगला लिखा हुआ है इफ अ सेल एक्टिवली अंडरगोइंग लिपिड सिंथेसिस, एक्टिवली किसमें जा रही है, लिपिड सिंथेसिस में, देन अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल बी प्रोमिनेंट। तो आपको पता है लिपिड सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वैक्यूल का काम नहीं है, न्यूक्लियोलस का नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं, SER का है। आंसर क्या बनेगा, 4। अगला लिखा हुआ विच वन इज नॉट एसेसरी फोटो पिगमेंट, नॉट अ एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो कौन इसमें एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है, तो क्लोरोफिल A ही होता है मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन होता है, वो होता है आपके पास क्लोरोफिल A। बाकी सब आपके पास कहलाए जाते हैं एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसका मतलब आपके पास नॉट की बात की जा रही है, तो 167 का क्या हो जाएगा बेटा, 4। अगला देखिए लिखा हुआ लाइट रिएक्शन या फिर फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड। तो लाइट रिएक्शन में होता क्या है, लाइट रिएक्शन आपको पता है
ग्रेना में चलती है, लाइट डिपेंडेंट होती है ये रिएक्शन, लाइट जरूर चाहिए। और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होता है, तो लाइट एनर्जी को बदला जाता है केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी को किस में बदलेंगे, केमिकल एनर्जी में बदलेंगे बेटा। और आपको पता है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करने के दौरान एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन होगा, उसके साथ साथ वाटर की स्प्लिटिंग होगी, और वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, वाटर स्प्लिटिंग एंड O2 रिलीज सही है। एटीपी और NADPH फॉर्मेशन यस। CO2 का फिक्सेशन और ग्लूकोज का फॉर्मेशन लाइट रिएक्शन में नहीं होता, ये तो डार्क रिएक्शन की बात है। इसका मतलब 1 और 2 ठीक है। 4 अगला बताओ 169 फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अगर मुझे ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल बनाने तो हाउ मेनी CO2 मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड। तो आपको यह बात पता है कि भैया 6 CO2 जब फिक्स करते हैं तब आपके पास एक मॉलिक्यूल अब बनता है ग्लूकोज का। तो अगर आपको ग्लूकोज के ही 6 मॉलिक्यूल बनाने तो कितने CO2 लगेंगे, 6 36 36 आपके पास CO2 लगने वाले हैं। जवाब क्या हो जाएगा 169 का थर्ड। अगला देखिए 170 लिखा है फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के रिगार्डिंग आपको करेक्ट बात बतानी। सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर, बिल्कुल सही है। उसके नाम पर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया पाए जाते हैं। आर्थ्रीडिया भी मल्टी सेलुलर है, आर्किगोनिया भी मल्टी सेलुलर है, जबकि आर्किगोनिया फ्लास्क शेप्ड है। लिखा हुआ है स्पैग्नम मॉस प्रोवाइड पीट। स्पैग्नम जो है वो आपके पास पीट प्रोवाइड कराता है, और फिर कह रहे हैं यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल। तो याद रखिएगा यहां पर थोड़ी सी कंडीशन है कि पीट के तौर पर स्पैग्नम अगर आपके पास बना है, अगर सुखा दिया है, तो इसे तो यूज करते हैं एज अ फ्यूल, लेकिन पैकेजिंग की बात करी जाए तो उसे सुखाते नहीं है। मतलब लिविंग स्पैग्नम के पास आपको दिखाई देती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोकोलॉइड, और इस वजह से वो पैकेजिंग मटेरियल में यूज कर सकते हैं, वो भी ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग पैकेजिंग मटेरियल, या लिपिंग मतलब ट्रांसशिपमेंट में। ठीक है, आप देखिए उसके अलावा आपके पास ये लाइन टेक्निकली ठीक है, लेकिन पूरी तरह से ये लाइन भी करेक्ट नहीं है। हालांकि पीट यूज्ड एज अ फ्यूल, और आपके जहां पैकेजिंग लिविंग मटेरियल का पैकेजिंग या ट्रांसशिपमेंट के लिए आपको उसका लिविंग फॉर्म यूज करना पड़ेगा, ना कि पीट तो एज अ फ्यूल यूज होता है। Moss along with the lichen are the first organism to colonize rock and hence great ecological importance, क्योंकि यही करवाएगा सक्सेशन ऑफ प्लांट। क्या करवाएगा? सक्सेशन ऑफ प्लांट। तो प्लांट के सक्सेशन में हेल्प करने वाला है, प्लांट के सक्सेशन में हेल्प करेगा। इसका मतलब आपके पास फर्स्ट और थर्ड सही है, और फिर आपके पास सेकंड में थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, लेकिन आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि सेकंड सही है गलत, तो आप ऑल के साथ जा सकते हो, ऑल के साथ जा सकते हो। ठीक है, आंसर आपका 170 का 4 बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है भाई साहब। एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रेजेंट एब्सेंट इन टेरिडोफाइट, गलत बात। टेरिडोफाइट में एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया पाए जाते हैं, ये गलत हो गई। फिर लिखा है ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट। इस लाइन का मतलब है प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, इस लाइन का मतलब प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट है ना, तो ये लाइन ठीक हो गई। फिर लिखा है टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट हैज प्रोटोनिमा एंड लीफी स्टेज, तो प्रोटोनिमा लीफी स्टेज तो ब्रायो का पार्ट है ना, ये बात गलत हो गई। और जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, ये भी बात गलत है, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, डिपेंडेंट होता है। इस तरह से आपके पास 171 का सेकेंड जवाब बनेगा। 171 का जवाब क्या बन जाएगा बेटा? सेकेंड।
अगला देखिए, लिखा हुआ है मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन। चलो हम ह्यूमन को भी इंक्लूड कर रहे हैं। कौन सा ऑर्डर? ऑर्डर डिप्टेरा तो हाउस फ्लाई का है बेटा। होमिनिडी फैमिली है ह्यूमंस की, फैमिली है ह्यूमंस की, है ना। आपके पास मसीडी फैमिली है किसकी? मस्का डोमेस्टिका की, किसकी? मस्का की। और प्राइमेटा ऑर्डर है किसका? आपके पास एप और मंकी और ह्यूमंस का। दो आंसर बन जाएगा 172 का 1। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है ड्यू टू विच स्पेसिफिक कंपोजिशन इन सेल वॉल ऑफ डायटम्स इट फॉर्म्स डायटमेशियस अर्थ। तो आपको यह बात पता है कि डायटम्स की सेल वॉल में सिलिका पाई जाती, जिसकी वजह से वो जल्दी खराब नहीं होती, इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। तो कहा जाता है कि इसी की वजह से ये सालों साल खराब नहीं होती, बिलियन ऑफ ईयर्स में ये डिपॉजिट होती गई है वाटर बॉडीज में, और जिसने फॉर्मेशन किया है किसका? वो फॉर्मेशन किया है आपके डायटमेशियस अर्थ का, है ना, जिसे हम डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। पेस्ट में यूज कर सकते हैं, फिल्टर आप शुगर सिरप का या ऑयल का, या फिर उसके साथ साथ टूथपेस्ट में यूज कर सकते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में यूज कर सकते हैं, डिफरेंट जगह पर हम इसे यूज कर लेते हैं। तो आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, सेलुलोज नहीं, हेमीसेलुलोज नहीं, जिसकी वजह से बात करी जा रही है इनडिस्ट्रक्टिबल की, तो वो सिलिका है। क्या बेटा? सिलिका। अगला, द विंग्स ऑफ कॉकरोच विच आर ओपेक, डार्क एंड लेदरी। तो बताइए, कॉकरोच के जो ओपेक और डार्क लेदरी आपके पास जो पंख दिखाई देते हैं उनका नाम क्या होता है? वो होते हैं फोर विंग्स। कौन से? फोर विंग्स। इसी को हम मीजोथोरैसिक विंग्स कहते हैं, इसी को हम टैगमीना कहते हैं। और कहां से अराइज होते हैं? प्रोथोरेक्स से या मेटाथोरेक्स से? तो आपको पता है कि तीन हो गए, प्रोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, है ना, और थोरेक्स वाले तीन रीजन हो गए ना। तो आपके पास तीसरे वाले से नहीं निकलते, तीसरे वाले से तो हाइंड विंग निकलेंगे, तो ये आपके पास मीजोथोरेक्स से निकलेंगे। तो हमने कहा एक हो गया प्रोथोरेक्स जिससे कोई विंग नहीं निकलता, मीजोथोरेक्स से यही निकलेगा, और मेटाथोरेक्स से निकलेगा हाइंड विंग। तो ये तीनों ऑप्शन ठीक है, क्योंकि एक ही दूसरे के नाम है। 74 का 4 ठीक है। 75 देख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 75 क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल टू फॉर्म 400 पॉलन ग्रेन। अगर 400 पॉलन ग्रेन बनाना है मालिक आपको, तो आपको कितनी पॉलन मदर सेल चाहिए? तो 100 चाहिए आपके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल कितनी चाहिए? 100। जब इसमें क्या होगी? मियोसिस। कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे? 400। तो आपका एक तो जवाब हो गया 100, और पूछ रहा है इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या होगी? तो 2n। माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी या पॉलन ग्रेन की प्लॉइडी क्या होगी? n। इसका मतलब 100 माइक्रोस्पोर चाहिए और उसकी प्लॉइडी होगी 2n। यही सवाल है, आंसर क्या बन जाएगा? थर्ड, 100 and 2n। अगला, लिखा हुआ हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट। बताइए, हीमोफीलिया, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, जो जिसका कैरियर कौन था? क्वीन विक्टोरिया पेडिग्री में आपको देखने को मिल जाएगा, सही है। फेनिलकीटोन्यूरिया इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म है, आपके पास प्लियोट्रॉपी का भी एग्जांपल है। कलर ब्लाइंडनेस मोर अपियर इन फीमेल देन द मेल, ये बात गलत है। जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, 8% मेल, 0.44% फीमेल। लिखा हुआ सिकल सेल एनीमिया, शेप ऑफ आरबीसी इज बाइकॉन्वेक्स, ये भी गलत है। इसमें शेप हो जाएगा सिकल शेप। क्या हो जाएगा? सिकल शेप। इसका मतलब ए और बी, दो ऑप्शन ठीक है, थर्ड बन गया। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच आपको निकालना है। लिखा हुआ है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम आपको पता है कि भैया उससे मिलता है IgA एंटीबॉडी, और बनी बनाई एंटीबॉडी अगर मिल रही हैं तो ये कोलेस्ट्रम एग्जांपल हुआ पैसिव इम्यूनिटी का। पैसिव में भी नेचुरल पैसिव का। आप देखिए ए का सेकेंड यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो जवाब आपका सेकेंड ही हो गया। बाकी चेक कर लेते हैं। वैक्सीनेशन,
एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, क्योंकि हमें एंटीबॉडी बनाने पड़ेंगे डेड और वीक जर्म को इंक्लूड करके। इसका मतलब वैक्सीनेशन एक्टिव में भी आर्टिफिशियल एक्टिव है, ये 4 हो जाएगा। ग्राफ्ट रिजेक्शन CMI को लेकर है, ये फर्स्ट हो जाएगा। और एंटीबॉडी बनाता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, मतलब बी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होते हैं इसमें, तो थर्ड हो गया। सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, आंसर बिल्कुल सही है। अगला 178, फिर से मैचिंग है, तो आपको पता है RNA पॉलीमरेज 1, 18S, 28S, 5.8S राइबोसोमल RNA। तो ज्यादातर राइबोसोमल RNA कौन बनाएगा? RNA पॉलीमरेज फर्स्ट। ये आपका जवाब हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? सॉरी, ए का हो जाएगा सेकेंड। पॉलीमरेज सेकेंड आपको बनाता है HNRNA, तो ये हो जाएगा आपका फिफ्थ। और RNA पॉलीमरेज थर्ड का काम होता है, RNA पॉलीमरेज थर्ड का काम होगा, ये tRNA भी बना लेगा, 5S राइबोसोमल RNA भी और SN भी। इसका मतलब थर्ड वाले के साथ फर्स्ट भी होगा और थर्ड भी होगा और फोर्थ भी होगा। तो आप देखिए, ए का सेकेंड कहां दिया हुआ है? ए का सेकेंड, बी का 5, ए का सेकेंड, बी का 1, बी का 5 एक ही जगह दिया हुआ, आंसर आपका सेकेंड बन गया। बाकी आप देख लीजिए, ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? इफ अ DNA सैंपल कंटेन 2000 न्यूक्लियोसोम, 2000 न्यूक्लियोसोम है और उसमें से बताना है नंबर ऑफ H2A हिस्टोन। तो आपको पता है H2A, H2B, H3, H4, इसके दो दो मॉलिक्यूल मिलकर एक बनाते हैं ऑक्टामर यूनिट, और एक ऑक्टामर यूनिट पर लिपटा हुआ DNA बना रहा है आपके पास एक न्यूक्लियोसोम। इसका मतलब अगर न्यूक्लियोसोम 2000 हैं तो आपके पास H2A कितने होने चाहिए? तो वो होने चाहिए 2000 मल्टीप्लाई बाई 2, जवाब होगा 4000। क्या बन जाएगा? 4000। 179 का थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगला 180, इन ह्यूमन द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, पेयर अ सिंगल प्रोस्टेट और पेयर्ड सर्विक्स। गलत हो गया पहला स्टेटमेंट, क्योंकि यहां पर सर्विक्स की जगह होना चाहिए पेयर्ड ऑफ कॉपर्स ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। सर्विक्स तो फीमेल में। पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये सही। एक स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही। एक स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही। इस तरह से आपके पास 180 का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। 180 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड हो जाएगा। तो आपका ये था पेपर RBTS 12, ठीक है। और आपने अच्छे से सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है हमारे द्वारा, शैलेन सर के द्वारा, मनीष सर के द्वारा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए और खूब सारा आप अपने आप की एनर्जी बनाकर रखिए, क्योंकि नीट में टाइम कम ही बचा है और हम लोग मिलकर आपको जब तक कॉलेज नहीं पहुंचा देते तब तक मानेंगे नहीं। थैंक यू सो मच बेटा।